श्री गणेशाय नमः। दंगल के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि ट्रम्प साहब के शासन के अंदर यूएसए और भारत का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, ट्रम्प साहब और मोदी साहब का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, और हमें किस किस तरह के इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। वैसे ट्रम्प साहब से इतनी सारी आशाएं हैं इतने सारे लोगों को, इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आचार्य जी से, वो है ट्रम्प साहब के शासन के अंदर यूएसए और रशिया के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, बट मजा आएगा ये डिस्कशन करने में। तो आचार्य जी वेलकम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी हमें ये बताइए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रम्प साहब और पुतिन साहब दोनों दिग्गज हैं अपने खुद के एरिया में। तो इन दोनों की जो कुंडलियां हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है? डोनाल्ड ट्रम्प की जो कुंडली है उसमें फर्स्ट हाउस में मार्स है, बराबर, ताकि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एग्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। कंपेयर टू पुतिन जी की कुंडली में उसी स्थान में बुध भी है, सूर्य भी है और शनि भी है। तो उनका जो पैटर्न बनता है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। और अगर थोड़ा और माइक्रो जाए तो ट्रम्प साहब की जो कुंडली है वो केवल वन साइड सोचते हैं, जबकि पुतिन जी की कुंडली में वो लॉजिक के साथ कोई भी एक्शन लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ उन्होंने फास्ट डिसीजन ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कुछ न कुछ रणनीति जरूर होती है, क्योंकि बुध उनका बहुत ही अच्छा है। ओके। तो मतलब एक तरफ से प्योर एग्रेशन है ट्रम्प साहब का, और एक तरफ से एनालिसिस और इस तरह का लॉजिक है, एनालिसिस है और एग्रेशन भी है। ओके, हाँ एग्रेशन भी, क्योंकि सूर्य भी वहाँ विराजमान, बराबर है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये जो पीरियड अभी जनवरी 20 के बाद जो पीरियड चालू होगा, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा या क्या हाइलाइट्स रहेंगे टू बिगिन विद, मतलब पहले 6 महीने, पहले 1 साल में? क्योंकि देखिए, सॉरी मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन को इलैबोरेट और कर दूं। वैसे अगर देखने जाए तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका, लोगों को पता नहीं है, बट आप अगर ये देखो कि अभी पूरी दुनिया में कितनी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं कि जहाँ पे काइनेटिक एक्शन हो रहा है, जहाँ पे लोग एक्चुअली लड़ रहे हैं, बंदूकें चल रही है। ओके, तो बहुत सारी है, मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, फिर इजराइल और ईरान, इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, उनके बीच में सब कुछ चल रहा है। बाकी अभी सीरिया में प्रॉब्लम हो गया, मतलब इंडोनेशिया में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो इधर म्यांमार में, बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, अफगानिस्तान में। तो इफेक्टिवली आप देखने जाओ तो आधी से ज्यादा दुनिया में ऑलरेडी लड़ाइयां लोकल लेवल पर चल रही है। अब यूक्रेन और रशिया का जो ये युद्ध है, ये युद्ध की 2 दिशाएं हो सकती है। एक तो वो युद्ध से बहुत ही बड़ा युद्ध बन जाए, क्योंकि रशिया वर्सेस नेटो हो जाए, न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाए और इस तरह का हो जाए, या फिर ट्रम्प साहब के आने के बाद वो समझौता कर ले, यूक्रेन बोल दे ठीक है आप इतना एरिया आप रख लो, रशिया बोले हाँ ठीक है आप नेटो में नहीं आ सकते इतने साल के लिए, और वो पूरा जो मामला है वो खत्म हो जाए। आपको ये दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है? अब ये दोनों की जन्म कुंडली या सूर्य कुंडली हम जिसको कहेंगे, और दोनों की कंट्री की कुंडली के अगर हम थोड़ा मिक्स करके बताएं, तो सिचुएशन ये बन रही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों के बीच में कह सकते हैं कि एक दूसरे के शत्रु भी है, और कहीं न कहीं वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे के मित्र भी है। ओके, क्योंकि एक की कुंडली में जिसका मालिक है सूर्य और दूसरे का है बुध, मतलब एक दूसरे के जो एसेंडेंट है वो एक दूसरे के 12th हाउस में है। ओके, तो मित्र भी है और शत्रु भी है, लेकिन कोई एक ऐसे पॉइंट पे वो दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके खड़े हैं। ओके, सिचुएशन ये होगी कि आने वाले समय में ट्रम्प का होल्ड थोड़ा ज्यादा रहेगा, पुतिन साहब की कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, लेकिन बेनिफिट उनको फाइनेंशियली हो सकता है, ओके, या बिजनेस रिलेटेड कुछ हो सकता है, या उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उनका जो अभी प्रेशर बना हुआ है उनकी इकोनॉमी पे, वो ट्रम्प थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप ये समझौता कर लो यूक्रेन से,
तो हम आप पे सैंक्शंस हटा लेंगे। एग्जैक्ट, क्योंकि पुतिन साहब की कुंडली में जुपिटर इतना अच्छा आने वाला है आफ्टर जून, ओके जो उनको फेवर करेगा उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ओके पैरेलली उनकी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जो उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली रिलीज करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी। ओके तो ये दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो यूक्रेन पे स्टैंड अच्छा लेंगे, प्रेशर बनाएंगे यूक्रेन के ऊपर, और रशिया के फेवर में इनडायरेक्टली वो फेवर कर सकते हैं। ओके मतलब ये जो युद्ध जो चल रहा है, हाँ। वो आपको लग रहा है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद समाधान की तरफ जा सकता है। हाँ। और वो अप्रोक्स अगर बात करें हाँ। तो उनकी जो शपथ विधि है, जो जब से वो प्रेसिडेंट बनेंगे 20 जनवरी के 20 जनवरी के बाद, लेकिन कंप्लीटली उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट जून तक राह देखनी पड़ेगी। ओके जून के बाद उसमें मोमेंटम आएगा। ओके तो जैसे ही ट्रम्प साहब आ गए और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो गया, ऐसा होने की संभावना कम है। हाँ, उसमें कामकाज शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर पे चर्चा भी हो सकती है, एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके मतलब तुरंत कुछ नहीं तुरंत कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल ये युद्ध को शांति की ओर जाने में दोनों की भूमिका बड़ी रहेगी। ओके ओके सो ठीक है। तो पहला 6 महीना, पहला 1 साल में आई थिंक ये यूक्रेन और रशिया का जो समझौता है वो होगा, और मे बी रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस हट सकते हैं, कुछ और भी शायद उसको कोई थोड़ा और पॉलिसी आ सकती है, कुछ और पॉलिसी आ सकती है, उसको थोड़ा लैंड मिल सकता है। यूक्रेन का जो रशियन स्पीकिंग रीजन जो है उसके ऊपर जो वो अभी कब्जा जमा के बैठा है, वो शायद रशिया का ही पार्ट बन जाए, ऐसा भी शायद कुछ हो सकता है। बट इसके बाद क्या होगा, मतलब ये जो, क्योंकि ट्रम्प साहब का कार्यकाल तो 4 साल चलने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यूएस और रशिया के जो रिलेशनशिप्स है वो कैसे रहेंगे और किस तरह से इंटरेक्शन चलेगा? दोनों की कुंडली में पूरा फ्लावरी है या इजी गोइंग नहीं है। ओके ओवरऑल दोनों के रिश्ते अच्छे रहेंगे कोई न कोई मत पे, लेकिन जैसे ये दोनों अपने एक्चुअल काम पे लग जाएंगे, यूक्रेन मैटर पे या और फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, तो कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा रिलेशन है उसमें रशिया को कुछ फायदा होगा, लेकिन कंप्लीटली फायदा होगा ऐसी संभावना कम है। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा रशिया को, क्योंकि रशिया की जो बर्थ चार्ट है, रशिया की जो कंट्री चार्ट है, उसमें आने वाले समय में फाइनेंशियल गेन भी है, फाइनेंशियल पॉजिटिव भी है, लेकिन स्ट्रेस भी कंट्री के ऊपर बढ़ रहा है। ओके तो हो सकता है कि अगर उनको कुछ हिस्सा मिल जाए यूक्रेन का, तो उसको डेवलप करने के लिए उनको काम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ। या ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विडिटी उनकी ज्यादा जाएगी, उनकी जो करेंसी की है वो संभावना भी इसमें दिख रही है। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, अब अगर हम कंट्री के चार्ट्स के ऊपर आए, तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि चलो ये यूक्रेन का मामला तो रिजॉल्व में भी से धीरे धीरे हो जाएगा, बट इसके अलावा रशिया और यूएसए के बीच में किस तरह के इंटरैक्शंस होंगे ट्रम्प साहब के आने के बाद? आपको उसका क्या लग रहा है? दोनों की कंट्री को अगर हम मिला के देखें तो ये दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है यूक्रेन के या नाटो के रेफरेंस से, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल दोनों को एक उचित समाधान पे आएंगे और ये रिलेशन मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। अच्छा, क्योंकि रशिया की कुंडली और यूएसए की कुंडली, पुतिन साहब की कुंडली और ट्रम्प जी की कुंडली, ये दोनों चारों चार्ट को अगर मैं एक साथ मिलाऊं तो ये दोनों के बीच में 9-5 का एक रिलेशन बन रहा है। 9-5 मतलब जिसको हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में नवम पंचम, तो जो शुभ माना जाता है। अल्टीमेटली वो एक अच्छी रिश्ते की ओर बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। साथ साथ में ऐसी संभावना बनेगी कि केवल यूक्रेन मैटर के बाद भी वो दोनों के बीच में एक संयुक्त या कोई जॉइंट ऐसी पॉलिसी बनेगी जो वर्ल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। ओके लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर मैं थोड़ा इससे सब्जेक्ट से हटूं तो पुतिन साहब की कुंडली में रिलेशन तो रहेंगे ट्रम्प साहब के साथ, लेकिन झुकाव रहेगा चाइना की ओर। अच्छा, क्योंकि चाइना की कुंडली और इनकी कुंडली में भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट पे वो ट्रम्प के साथ होंगे, एक सब्जेक्ट पे चाइना के साथ रहेंगे। ऐसी कुछ बीच वाली राजनीति या ऐसी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन आएगी जहां वो बैलेंस करके रशिया आगे बढ़ेगा। ओके, तो ओवरऑल रशिया की कुंडली है वो ग्रोथ के साथ, स्टेबिलिटी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। बराबर।
सो अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो, इकोनॉमी या फाइनेंशियल उस पे फोकस करें रशिया और अमेरिका के बीच में, तो अभी की स्थिति ये है कि यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से मोस्ट ऑफ अमेरिकन कंपनीज जो हैं उन्होंने रशिया से विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉल भी कैसे किया, जैसे मैकडोनल्ड्स थे उनके 700 या 800 पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, बट ऐसे आउटलेट्स थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि चलो ये 2 दिन के बाद हम नहीं करेंगे, मतलब वी आर लीविंग रशिया इमीडिएटली। ओके, और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि ये जो आउटलेट्स जो लोग चला रहे थे उन्होंने अपनी कुछ ब्रांड चेंज करके वो उधर बर्गर बेचने लग गए। तो बेसिकली रशिया का जो पूरा इकोनॉमी है, तकरीबन 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, उनका जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट उनका पूरा जीडीपी डी-डॉलराइज हो चुका है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है इनटू यूएस डॉलर वो अभी ऑलमोस्ट नील है। ओके, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो यूक्रेन वाला जो मामला है वो रिजॉल्व होने के बाद ये इकोनॉमिकली कुछ कोऑपरेशन फिर से कुछ नया चालू होगा, या आपको किस तरह का एंगेजमेंट लग रहा है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिकल अगर देखें तो रशिया की कुंडली में एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं अदर कंट्री के साथ उनकी पार्टनरशिप बढ़ेगी। ओके, केवल यूएसए या केवल चाइना या केवल इंडिया नहीं होगा। जुलाई 2025 के बाद एक ऐसी अच्छी सिचुएशन बन रही है जो रशिया के साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, और धीरे धीरे करके रशिया की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने लगेगी। ओके, लेकिन जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो भी हो सकता है। शायद वो यूक्रेन के पीछे पैसा खर्च करे अपना नया डेवलपमेंट के लिए, ऐसी संभावना भी है। लेकिन ओवरऑल नई पार्टनरशिप फिर वो सैन्य की हो सकती है, नए बिजनेस की हो सकती है। ओवरऑल पार्टनरशिप में रशिया आगे बढ़ रहा है। ओके, बट उसमें यूएस कंपनीज फिर से अलाउड होंगी रशिया में इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि देखिए कोई भी इकोनॉमी है, आज भारत की इकोनॉमी भी कुछ समय पहले 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं। तो हमने जो मोदी साहब के रूल के अंदर जो 10 साल मोदी साहब के जो थे उसके अंदर जो भी हमने प्रोग्रेस किया वो प्रोग्रेस इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया, अमेरिका से भी आया, यूरोप से भी आया, कुछ चाइना से भी आया, बट बहुत सारी जगहों से एफडीआई आया। इधर सब मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट चालू हुआ। आज हम आईफोन यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सो इस तरह का कुछ आप क्या देखते हैं कि इस तरह का इन्वॉल्वमेंट बाकी जो वर्ल्ड के नेशंस हैं उनका रशिया में भी होगा, उनकी इकोनॉमी खुलेगी और इस तरह से कुछ एफडीआई होगा, मतलब मेनली लेड बाय यूएसए, क्योंकि यूएसए ने सब सैंक्शंस लगा रखे हैं। जब तक वो सैंक्शंस निकलते नहीं है तब तक एफडीआई उधर आ नहीं सकता। तो इसलिए मैं यूएस के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर यूएस के रेफरेंस से देखें तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होगा। ओके, क्योंकि रशिया की कुंडली में लिक्विडिटी क्रंच भी दिख रहा है। ओके, क्योंकि जन्म के चंद्र के ऊपर एक ऐसा प्लेनेट आ रहा है जो उनको दिखाएगा हाँ फ्लो आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे आने की संभावना कम है। नंबर 2, पार्टनरशिप बढ़ेगी लेकिन डॉलर आने से ज्यादा अच्छा होगा ऐसी संभावना कम है। हाँ, छोटे मोटे कंट्री जुड़ते जाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों की कुंडली को मिला के वो जो भी प्रतिबंध लादे हुए उनके ऊपर वो कम कर देंगे ताकि अदर कंट्री इन्वॉल्व हो सके। लेकिन डायरेक्ट ट्रम्प अलाउ कर दे और डॉलर का फ्लो बढ़ जाए ऐसी संभावना थोड़ी बहुत कम है। मतलब देखिए मेरा जो भी एनालिसिस है पर्सनली वो ऐसा है कि वर्ल्ड अभी एक मल्टीपोलर पावर मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। जैसे रशिया भारत के साथ वो ब्रिक्स के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ, कि जहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर भारत को कुछ चीज रशिया में एक्सपोर्ट करनी है, रशिया से कुछ चीज इंपोर्ट करनी है, तो हमें डॉलर में क्यों बात करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट इंडिया मतलब रुपीज और रूबल का डायरेक्ट कन्वर्जन करना चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ होगा। सो अगर इसको मैं समराइज करूं तो ये फ्रेनिमीज रहेंगे, मतलब फ्रेंड्स भी रहेंगे और थोड़े बहुत एनिमीज भी रहेंगे। हाँ, एग्जैक्ट। उससे होगा क्या कि रशिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अमेरिकन को ऐसा नहीं लगेगा हाँ भी रशिया की फेवर ये कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फेवर भी कर रहे हैं। ये जो युद्ध चल रहा है उसमें थोड़ा वो इजी हो जाएंगे, ताकि अमेरिकन फर्स्ट, रशियन फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट
वो जो तीनों की जो नीति है, मोदी जी हो, व्लादिमीर पुतिन हो या ट्रम्प हो, उनका हमेशा कंट्री फर्स्ट का जो उनका जो एम है, वो तीनों अपने पे कायम रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी जरूर रहेंगे। बराबर। सो अब इसको अगर मैं मिलिट्री स्फीयर में देखूं तो चाइना का एक बड़ा प्रॉब्लम है ताइवान। तो चाइना का ये पोजीशन है कि भाई ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है, और ताइवान बोलता है कि नहीं नहीं हम अलग हैं, और यूएस का उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसे अभी सीरिया में हमने देखा कि सीरिया में बशर अल असद को प्रोटेक्ट करने के लिए रशियन आर्मी और रशियन स्पेशल फोर्सेस और वो जो रशिया ने सब सपोर्ट किया हुआ था, बट क्योंकि अभी वो यूक्रेन में बिजी थे इसलिए बशर अल असद को इन्होंने हटा दिया पावर से। मतलब जो रेबेल्स थे वो दमास्कस में आ गए और बशर अल असद को भागना पड़ा। सो अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध से फ्री हो जाए और उनकी आर्मी और उनका जो प्रोडक्शन है उसको वो फिर से एक प्रॉपर लेवल पे ला सके, तो क्या रशिया मिलिटरीली यूएस को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? मतलब चाइना ताइवान को कैप्चर करने के लिए, मिलिटरीली कैप्चर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है तो यूएसए ड्यूटी बाउंड है, ट्रीटी बाउंड है कि उसको ताइवान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब ये युद्ध में चाइना और यूएस आमने सामने आ जाएंगे, तो इसमें क्या रशिया भी सपोर्ट कर सकता है चाइना को, या रशिया बोलेगा नहीं आप ये आपका मामला है, आप समझ लो, मैं अभी यूएसए को परेशान नहीं करूंगा, मिलिटरीली परेशान नहीं करूंगा। तो ट्रम्प साहब के आने के बाद चाइना के ऊपर टैरिफ वाला जो उसका हथियार है उसका उपयोग वो ज्यादा करेंगे, डायरेक्ट मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट के बगैर। ओके। प्लस उनका ये प्रेशर रहेगा कि वो ताइवान को पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि ताइवान की जो कुंडली है वो फेवर कर रही है यूएसए की कुंडली को। ओके। लेकिन रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। रशिया सबसे पहले उनकी कुंडली में ऐसा ग्रह योग बन रहे क्योंकि चंद्रगुरु साथ में है, तो वो सबसे पहले ऐसा सोचेंगे कि पहले ये यूक्रेन वाला मैटर सॉल्व हो जाए, कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करता रहूं ताकि यूएसए का भी जो गर्दन है वो उसके हाथ में रहे। तो वो ट्रम्प को भी सपोर्ट करेंगे एज ए फ्रेंड रिलेशन, लेकिन कंट्री के हिसाब से वो रशिया की फेवर लेते हुए इनडायरेक्टली चाइना के फेवर में रहेंगे। ओके। तो मिलिट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हो ऐसी संभावना ये तीनों में से कहीं नहीं है, तीनों कंट्री के द्वारा। मतलब अच्छा है, क्योंकि अगर कोई इतनी बड़ी शक्ति या महाशक्ति या पूर्व महाशक्ति अगर मिलिटरीली कहीं पे भी इन्वॉल्व होती है, तो हमने जनरली देखा है कि ये जो यूक्रेन में जिस तरह से तबाही हुई उस तरह से काफी बड़े पैमाने पर तबाही होती है। मतलब प्रैक्टिकली यूक्रेन एज अ कंट्री खत्म हो गया, इतनी सारी बमबारी हुई है, इतना सारा सब लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, ऑलमोस्ट 6-7 लाख यूक्रेनियन सोल्जर्स एक्सपायर हो गए, मे बी 1-8 लाख रशियन सोल्जर्स एक्सपायर हो गए ये युद्ध में, और अभी काफी बड़ा कैटास्ट्रोफी है ये बेसिकली। आचार्य जी, आपने हमें ये यूएसए और रशिया का जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उसके ऊपर आपने हमें काफी अच्छा क्लैरिटी दिया है। मतलब ये इस तरह से जो कुंडलियां देखी जाती है, जैसे ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की या कंट्रीज की, इस तरह से आप रियल लाइफ में भी कुंडलियां देख सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या ये अगर मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं या मेरे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं या मेरे सर्कल में हैं तो मुझे इनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ओके। और हमारा जो रिलेशनशिप है उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यूएस और रशिया का इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अभी तक तो वो एनिमीज हैं, बट आगे जाके फ्रेनिमीज हो जाएंगे, वो आचार्य जी ने हमें बताया। तो उस हिसाब से फिर दोनों जो है अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दंगल का ये जो एपिसोड है वो हम खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम ट्रम्प साहब और ये जो मिडल ईस्ट वाला जो पूरा पोर्शन है उसको हम लेंगे। उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, तो शायद एक एपिसोड में खत्म हो या 2 एपिसोड में खत्म हो, उस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे कि जितना इसको हम एनालाइज और जितना हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो हम करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।